78 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। इस एक्ट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बुरे तरीके से फंस गई थी, लेकिन इससे बचने के लिए ये पार्टियां किस हद तक चली गई थी ये भी आप लोग अभी आगे जानोगे। ये ठीक ऐसा ही था कि आपने चोरी कर ली हो और इसके जुर्म में कोर्ट ने आपको सजा भी सुना दी हो, लेकिन आपके पास कानून बदलने की ताकत है, तो आप पास्ट में जाकर उस कानून को ही बदल देते हैं जिसके द्वारा आपको सजा सुनाई जा रही है। दोस्तों, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव लड़ना कोई आसान बात नहीं होती है। अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता तक अपने मुद्दों को पहुंचाने के लिए या बड़ी बड़ी रैलियां करने के लिए इन्हें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं भैया। इसीलिए ये चुनावी चंदे का धंधा काफी पहले से चला आ रहा है। आजादी के शुरुआती समय में इस पैसे की भरपाई ये अपने जनप्रतिनिधियों से ही करती थी, यानी कि जिन लोगों को टिकट दिया जाता था वही लोग इस पैसे को इकट्ठा करते थे। दोस्तों, 1951 में कांग्रेस सरकार द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लेकर आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इलेक्शंस कंडक्ट किस प्रकार से होंगे, कैंडिडेट्स को किन किन नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। और दोस्तों, इसी में यह बताया गया था कि कोई राजनीतिक पार्टी या कोई कैंडिडेट लोगों से डोनेशन इकट्ठा करना चाहे चुनाव लड़ने के लिए तो वो किस प्रकार से कर सकता है। भैया, समय के साथ साथ इलेक्शंस में इन पार्टियों को और अधिक पैसे की आवश्यकता लगने लगी और अब जो ये पैसा है ये बड़ी बड़ी कंपनियों या बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से आने लगा। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना बिजनेस करने के लिए ही इंग्लैंड से भारत आई थी और फिर उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था भैया। इसीलिए आज़ादी के बाद से हमारे देश में इन कंपनियों के लिए नीतियां काफ़ी ज़्यादा कठोर बनाई गई थी। उन्हें अपना बिजनेस संचालित करने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिल पाता था। अब भैया, इसी के लिए ये कंपनियां अपने सो कॉल्ड चंदे का इस्तेमाल करती थी सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, इसीलिए इस समय अवधि को लाइसेंस राज भी कहा जाता था। ये 1990 के दशक तक चला, जब तक कि देश में एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस ना हुए। काफी लंबे समय से भारतीय राजनीति में कांग्रेस की मोनोपोली बनी आ रही थी, लेकिन 1960 से 70 के दशक में स्वतंत्र और भारतीय जनसंघ जैसी बिजनेस ओरिएंटेड पार्टीज का उदय होने लगा, जो कि बिजनेसेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस इन पार्टियों को फंडिंग करने लगे। इससे दोस्तों कांग्रेस को डायरेक्ट कंपटीशन आने लगा और इसी कारण 1967 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 78 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। अब इसके 2 साल बाद 1969 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 1956 के कंपनीज एक्ट में संशोधन किया। उन्होंने इसके सेक्शन 293A को डिलीट करवा दिया, जिसमें यह बताया गया था कि कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को किस प्रकार से डोनेशन दे सकती है। और इस तरह दोस्तों उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अब से कॉरपोरेट डोनेशन पर कंप्लीट बैन लगा दिया। अब कोई भी कंपनी किसी पार्टी को चंदा नहीं दे सकती थी। इस एक्ट को भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने के लिए इसमें भी बदलाव किया गया था। दोस्तों, इस अमेंडमेंट के कारण ओपोजिशन पार्टीज को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें चुनाव के लिए अब लीगली पैसा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन भैया, इसके बैक एंड में इलीगल पैसा बहुत अधिक सर्कुलेट होने भी लग गया था। रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टीज सभी को अब भर भर के बिजनेसमैन पैसे देने लग गए थे। और दोस्तों, यहीं से एंट्री होती है ब्लैक मनी की। 1970 के दशक में भारतीय राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिली थी, जैसे कि कांग्रेस का 2 ग्रुप्स में विभाजन, 1975 की इमरजेंसी, इसके बाद 1977 में कांग्रेस की पहली बार हार और जनता पार्टी की सरकार बनना। हालांकि इसके 3 साल बाद ही 1980 में दोबारा से कांग्रेस पावर में आ गई थी। लेकिन इसके दौरान ही दोस्तों 1976 में FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट को भी लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना था, यानी कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर विदेशी पैसे का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इस कारण इस एक्ट के द्वारा सरकारी कर्मचारियों, न्यायपालिका, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज जैसी देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा विदेशी डोनेशन लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। और साथ ही यदि कोई NGO या अन्य संस्थान यदि विदेशी फंडिंग लेते हैं तो उन्हें सरकार से इसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। दोस्तों, इस एक्ट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बुरे तरीके से फंस गई थी, यहाँ तक कि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने इस एक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया था। लेकिन इससे बचने के लिए ये पार्टियां किस हद तक चली गई थी ये भी आप लोग अभी आगे जानोगे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजीव गांधी जी पावर में आते हैं, जो कि लिबरलिज्म के फेवर में थे
और इसीलिए ये 1985 में कंपनीज एक्ट में दोबारा संशोधन करते हैं। और इसके द्वारा दोस्तों जो 1967 में कंपनियों के पॉलिटिकल डोनेशन पर बैन लगा था, उसको ये हटा देते हैं। उन्होंने कंपनीज एक्ट में कई और संशोधन किए, जैसे कि कोई भी कंपनी अब अपने पिछले 3 सालों की एवरेज कमाई का अधिकतम 5% हिस्सा पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे के रूप में दान कर सकती है। इसे बाद में बढ़ाकर 7.5% कर दिया था। इसी दौरान भारतीय राजनीति में क्रिमिनल्स और दबंग लोगों की भी एंट्री हो चुकी थी। अब यहाँ पर कंपनियों को पॉलिटिकल डोनेशन में 2 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पहला तो ये जिस पार्टी को चंदा ना दे उसकी सरकार का डर, तो दूसरी तरफ इन दबंग माफियाओं का डर। भैया इसीलिए 1996 में पहली बार टाटा ग्रुप ने अपनी सभी कंपनियों का एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट में उसकी सभी कंपनियां जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहती थी वो अपना पैसा इस ट्रस्ट को देती, और फिर ये ट्रस्ट उनके कहे अनुसार इस चंदे को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में डोनेट कर देता। दोस्तों इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये था कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है इसका पता नहीं चल पाता था। अब दोस्तों इसके द्वारा ये सभी कंपनियां एक सेफ जोन में रहती थी, और इनकी ओपोजिशन पार्टी यदि जीतकर सरकार में आ भी जाए तब भी वो इन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर पाती थी। इन इलेक्टोरल ट्रस्ट की सक्सेस को देखते हुए बहुत ही जल्द कंपनियों ने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन इस समय तक भी सरकार ने इसे ऑफिशियली मंजूरी नहीं दी थी। इसे बाद में 2013 में रेगुलेट किया गया था। अब भैया जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 90 के दशक तक इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की काफी अच्छी खासी एंट्री हो चुकी थी। भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ने लग गया था। इसीलिए 1999 में IIM के कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम के एक संगठन की स्थापना की जाती है, और इसके द्वारा वे दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL यानी कि जनहित याचिका दायर करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा 1A के तहत हमें जानने का अधिकार प्राप्त है, और इसलिए हम जिस भी कैंडिडेट का चुनाव करने वाले हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकें। और इस प्रकार वो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स के पूरे फाइनेंशियल, एजुकेशनल और क्रिमिनल बैकग्राउंड को चुनाव से पहले जनता के सामने लाने की अर्जी लगाते हैं। सन 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट इसे मान लेता है, और इसके बाद सन 2003 में सुप्रीम कोर्ट भी इसी डिसीजन को अपहेल्ड करता है। और इस प्रकार दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सभी कैंडिडेट्स के फाइनेंशियल, एजुकेशनल और क्रिमिनल बैकग्राउंड को चुनाव आयोग के द्वारा जनता के सामने लाना आवश्यक कर दिया जाता है। दोस्तों ये ADR वही संगठन है जिसने कॉमन कॉज और CPIM पार्टी के साथ मिलकर 2019 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम के खिलाफ ये पूरा केस लड़ा था। अब भैया पॉलिटिकल डोनेशन को और अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उसी साल 2003 में अटल जी की सरकार 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आती है। उसके सेक्शन 29C में बताया गया कि अब से सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहीं से भी यदि 20,000 से अधिक की डोनेशन आती है तो उसकी जानकारी उन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट में चुनाव आयोग को सबमिट करनी होगी। यानी कि उनके ऊपर एक 20,000 की लिमिट लगा दी गई कि इससे ऊपर यदि उन्हें कहीं से भी डोनेशन आती है तो उसकी जानकारी उन्हें जनता को दिखानी होगी। लेकिन भैया इससे भी बचने के लिए राजनेताओं ने एक नया तरीका निकाल लिया था। अब से वो जितनी भी डोनेशन लेते सभी 20,000 से कम की लेते, जैसे कि 19,500, 19,700। इसके अलावा वे अपने अकाउंट की ऑडिटिंग भी खुद के ही लोगों से करवाते, यानी कि नगद में वो भले ही 20,000 से कितने ही अधिक ले ले, लेकिन अपने अकाउंट में दिखाते केवल 20,000 से कम की डोनेशन, ताकि उन्हें अपने दानदाता का नाम उजागर ना करना पड़े। अब दोस्तों इस समय तक भी जो मैक्सिमम पॉलिटिकल डोनेशन की जाती थी वो कैश में ही की जाती थी, और इसीलिए पॉलिटिकल डोनेशन में इस कैश फ्लो को रोकने के लिए 2009 में मनमोहन जी की सरकार के द्वारा 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया जाता है। उसमें सेक्शन 80GGB और 80GGC को ऐड किया जाता है, और इसके द्वारा दोस्तों अब से पॉलिटिकल डोनेशन को 100% टैक्स फ्री बना दिया जाता है। यानी कि अब से कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है और वो यदि कैश के अलावा किसी भी बैंकिंग चैनल्स जैसे कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि का उपयोग करती है तो उसे उस पैसे पर 100% टैक्स डिडक्शन मिलेगा। इसके एक साल बाद 2010 में सरकार 1976 के FCRA एक्ट में एक मेजर अमेंडमेंट लेकर आती है। वो इसके सेक्शन 54(1) के तहत जो पुराना FCRA एक्ट है उसको रिपील कर देते हैं, यानी कि जो पुराना FCRA एक्ट है उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नया FCRA एक्ट लाया जाता है। दोस्तों जो 90 के दशक से चले आ रहे अनरेगुलेटेड इलेक्टोरल ट्रस्ट थे, उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए सरकार 2013 में
इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम लेकर आती है। भैया 31 जनवरी 2013 को सरकार इनकम टैक्स रूल में सेक्शन 13 CA को ऐड करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये इलेक्टोरल ट्रस्ट किस तरह से काम करेंगे। जैसे कि नंबर 1, जो कंपनियां कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के अंडर रजिस्टर्ड हैं, केवल वही एक इलेक्टोरल ट्रस्ट खोल सकती है। नंबर 2, इन्हें मिलने वाली टोटल डोनेशन का ये केवल 5% हिस्सा ही अपने संचालन के लिए रख सकती हैं। बाकी का पूरा हिस्सा इन्हें पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट करना होगा। नंबर 3, इन्हें जहां से भी डोनेशन आ रही है उन लोगों की पूरी जानकारी पेन नंबर सहित, और जिस पॉलिटिकल पार्टियों को ये डोनेट कर रहे हैं उनकी भी पूरी जानकारी उनके पेन नंबर सहित अपने पास इकट्ठा करनी होगी, और सालाना रिपोर्ट में इन्हें इस जानकारी को इलेक्शन कमीशन को सौंपना होगा। लेकिन इन्हें यह लिंक करने की जरूरत नहीं है कि किस दानदाता ने किस पार्टी को डोनेशन दी है। इसी साल 30 अगस्त को 1956 के कंपनीज एक्ट को रिपील करके एक नया कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया था, जिसके सेक्शन 182 में बताया गया था कि कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकतम कितने रुपए डोनेट कर सकती है। दोस्तों, इस सेक्शन को भी आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि इन बॉन्ड्स को लाने के लिए इस सेक्शन को हटा दिया था। भैया ये सभी चीज एक साथ जुड़कर जब एक स्टोरी बनाएगी तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो में बने रहिए। भैया इसी साल ADR बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दाखिल कर देता है कि इन लोगों ने FCRA एक्ट को वायलेट किया है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां काफी लंबे समय से स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सेसा गोवा लिमिटेड, इन दो कंपनियों से करोड़ों की मात्रा में डोनेशन ले रही थी। लेकिन जिस कंपनी के द्वारा इन दोनों कंपनियों को कंट्रोल किया जाता था उसका नाम था दोस्तों वेदांता, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी। इन कंपनियों के 50% से अधिक शेयर्स इस कंपनी के पास में थे। इसका मतलब था कि इन कंपनियों के द्वारा जो इन पार्टियों को डोनेशन दी जा रही है ये विदेश से आ रही थी, और FCRA एक्ट के तहत तो ये पार्टियां विदेशी फंडिंग नहीं ले सकती है, और इस प्रकार ये क्लियरली FCRA एक्ट का वायलेशन था। भैया इस केस में 28 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट इन दोनों पार्टियों को दोषी करार पाता है और होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन को इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहता है। दोस्तों, जहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, लेकिन जब आरोप इन दोनों पार्टियों पर एक साथ लगता है तो किस प्रकार से ये दोनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। ये पार्टियां देश के सबसे बड़े वकीलों को अपना एक केस सौंप देती है। दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 14 मई 2016 को इन दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से पार्लियामेंट में फाइनेंस एक्ट 2016 को पास करा लिया जाता है, और इसके द्वारा 2010 के FCRA एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया जाता है। और गहराई से यदि आपको समझाऊं तो 2016 के फाइनेंस एक्ट की धारा 236 के द्वारा 2010 के FCRA एक्ट की धारा 2 को संशोधित कर दिया जाता है, जिसमें फॉरेन सोर्स की परिभाषा बताई गई थी, यानी कि विदेशी अनुदान किसे कहा जाएगा। दोस्तों, इन लोगों ने इस अमेंडमेंट के द्वारा विदेशी सोर्स की परिभाषा को ही बदल दिया। पहले फॉरेन सोर्स की परिभाषा ये थी कि यदि किसी कंपनी में 50% से अधिक शेयर्स किसी विदेशी कंपनी के हुए तो उसे फॉरेन सोर्स माना जाएगा। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद इसमें एक एग्जेम्पशन जोड़ दी गई कि अब से यदि कोई कंपनी फेमा एक्ट 1999 में बताए गए रूल्स और लिमिट्स के अंदर यदि कोई डोनेशन करती है तो उसमें भले ही 50% से अधिक शेयर्स किसी विदेशी कंपनी के हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसे फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा। और ये प्रोवाइजो 26 सितंबर 2010 से लागू होगा, यानी कि 26 सितंबर 2010 के बाद से इन पार्टियों ने ऐसी जितनी भी डोनेशन प्राप्त की हैं उन सभी को अब लीगलाइज्ड कर दिया गया था। दोस्तों, ये ठीक ऐसा ही था कि आपने चोरी कर ली हो और इसके जुर्म में कोर्ट ने आपको सजा भी सुना दी हो, लेकिन आपके पास कानून बदलने की ताकत है, तो आप पास्ट में जाकर उस कानून को ही बदल देते हैं जिसके द्वारा आपको सजा सुनाई जा रही है। यानी कि अब से आप चोरी करने को अपराध ही नहीं मानते हैं, और उस समय से लेकर अब तक जितनी भी ऐसी चोरियां की गई हैं उन सभी को आप लोग कानूनी घोषित कर देते हैं। भैया इसके बाद भी ADR हार नहीं मानता है। वो 21 मार्च 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करता है, जिसमें वो कहता है कि सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2016 के द्वारा 2010 के FCRA एक्ट को अमेंड किया है, लेकिन इन पार्टियों ने जो मेजर डोनेशन प्राप्त की है वो 2004 से 2009 के बीच में ली है। अब दोस्तों, इस समय तक 1976 का FCRA एक्ट लागू था, तो इस हिसाब से तो ये पार्टियां अभी भी 1976 के FCRA एक्ट को वायलेट कर रही थी, और इस प्रकार ये पार्टियां दोबारा से फंस जाती है। अब भैया इसका इलाज कैसे निकाला जाता है कि इसके एक साल बाद 2018 के फाइनेंस एक्ट के द्वारा
2016 के फाइनेंस एक्ट को संशोधित किया जाता है। इसके सेक्शन 220 में बताया जाता है कि 2016 के फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 236 में जो प्रोवाइजो की इफेक्टिव डेट है 26 सितंबर 2010, अब उसे बदलकर 5 अगस्त 1976 कर दिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर 2016 के फाइनेंस एक्ट के द्वारा जो फॉरेन सोर्स की परिभाषा में संशोधन किया था वो 2010 से लागू हो रहा था, लेकिन इन पार्टियों ने उसके पहले भी डोनेशन ली थी, तो इसीलिए इन्होंने अब से उसी संशोधन को 1976 से लागू कर दिया। यानी कि 1976 से अब से इस प्रकार की जितनी भी डोनेशन प्राप्त की गई हैं उन सभी को अब लीगलाइज्ड कर दिया गया। इसके खिलाफ भी एडीआर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करता है, लेकिन अभी तक इसका कुछ खास परिणाम सामने नहीं आया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को हमारे देश की मीडिया ने कितना कवरेज दिया था? क्या इस घटनाक्रम के बारे में आपको भनक तक भी लगी? भैया, इसीलिए साल दर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारे इंडिया की रैंक गिरती जा रही है। इस डेटा को देखिए। RWB के अनुसार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जहां 2002 में हमारे इंडिया की रैंक 80 नंबर पर हुआ करती थी, वहीं अब 2023 में 180 देशों में से हमारी रैंक 161 नंबर पर आ चुकी है। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक के चुनावी चंदे की एक बेसिक हिस्ट्री, लेकिन 2017 से लेकर अब तक इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक क्यों लगा दी, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं इसकी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो जल्द ही चैनल पर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।